हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम रिवीजन कोर्स शुरू करेंगे ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो here also we will try to cover all the topics in a very quick manner. So I hope this helps. So let's get started. Okay, so जो पहला टॉपिक है ये है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके, सो वील क्विकली रिवाइज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो पहला जो कंसेप्ट है ये है जीडीपी। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हम सब जानते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेसिकली द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द पीपल विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होते हैं, और ये मेजर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक आउटपुट, एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ कंपैरिजन अक्रॉस स्पेस एंड कंपैरिजन अक्रॉस टाइम। नेक्स्ट है नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी चेंज होते हैं। रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी चेंज होते हैं। मेजर हम जीडीपी करते हैं बाय थ्री मेथड्स, दैट इज इनकम मेथड, दैट इज द अमाउंट अर्न्ड, एक्सपेंडिचर मेथड, अमाउंट स्पेंट, और प्रोडक्ट मेथड मतलब जो अमाउंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब हमें जीडीपी जब गिवन है तो हम कैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं? हम ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन accounting year by all the residents of the country, and most importantly income generated by nationals outside the country। ठीक है, तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कंसेप्ट है। फाइन। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो जीएनपी से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। और नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट इज मोस्ट कंप्लीट मेजर ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी बाय अ कंट्रीज नेशनल्स। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट सबसे मतलब इट इज द मोस्ट complete measure of productive activity by a country's national। और gross और net का difference is basically depreciation। और next है net national product at factor cost। तो ये national income होते हैं। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, फाइन। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, तो आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम हमने पहले ही कहा है कि एनएनपीएफसी है नेशनल इनकम। तो ये अगर हम ब्रेक करके देखें तो ये फॉर्मूला ऐसे कुछ होगा। आप पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, यू विल गेट दिस फॉर्मूला जीडीपीएमपी प्लस एन नेट फैक्टर इनकम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट ये देखिए की पॉइंट्स है डोमेस्टिक से नेशनल। अगर डोमेस्टिक गिवन है लाइक फॉर एग्जांपल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें से नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट पे अगर आपको जाना है तो आप NFIA सिर्फ प्लस कर दी। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट है अब नेशनल से डोमेस्टिक द अदर वे राउंड, तो आप माइनस कर देंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट है अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो मार्केट प्राइस में आपको जाना है लाइक फॉर एग्जांपल NNP एट फैक्टर कॉस्ट और NNP एट मार्केट प्राइस। तो ऐसा अगर केस है, या GDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, व्हाटएवर इट इज। सो फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो आपको मार्केट प्राइस अगर निकालने हो तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, सब्सिडीज।
ओके, नेक्स्ट है ग्रॉस से नेट अगर आपको जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, नेट से ग्रॉस अगर जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल से NNP फिर GNP माइनस अगर डेप्रिसिएशन करें तो हमें NNP मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। सो अगर आपके पास ग्रॉस गिवन है, आपको नेट निकालना होगा, तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू इट। फिर जीडीपी डिफ्लेटर मतलब नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल क्या है, रियल क्या है आप जानते हैं, इनटू 100। और जीडीपी डिफ्लेटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं करंट जीडीपी बाय कांस्टेंट जीडीपी इनटू 100। जीडीपी मतलब C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। पर्सनल इनकम NI, that is national income plus transfer payments minus social security contribution minus corporate tax minus undistributed profit, ये है पर्सनल इनकम। रिमेंबर, ट्रांसफर पेमेंट को आप ऐड कर रहे हो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉर्पोरेट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। पर्सनल इनकम आखिर में क्या है, इट इज बेसिकली द इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसफर पेमेंट्स जो होता है इंडिविजुअल का, ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल, उसको हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम में। और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट यही याद रखना। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब द पर्सन विल हैव टू पे द पर्सनल टैक्स ऑन पर्सनल इनकम, उनको टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। तो एनी इनकम रिमेनिंग आउट ऑफ द पर्सनल इनकम आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल एंड डायरेक्ट टैक्स और सम अदर फाइन्स, उसके बाद हमें जो इनकम रहता है उसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। तो इसलिए हम पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स प्लस सब्सिडीज, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट है रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम इज NNP/MP इंटू 100 बाई प्राइस इंडेक्स, और पर कैपिटा इनकम मतलब नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। तो रियल नेशनल इनकम इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट विच वी ऑल्सो कॉल एज द बेस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी refers to the adjustment to be made in the value of money in a country so that identical goods cost identical amount in a particular currency across all countries. Per capita income should be measured in purchasing power parity terms to reflect the actual standard of living of the country. तो देखिए different countries का like different what to say value of money है, ठीक है। तो adjustment करना value of money in a country ताकि जो goods है, identical goods है, it cost identical amount in particular currency across all countries. So इसलिए लाइक क्या है कि आप कंपेयर कर पाओगे एक कंट्री से दूसरा कंट्री को। सो इट इज काइंड ऑफ एन एडजस्टमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज का करेंसी डिफरेंट होता है। सो बेसिकली इट रेफर्स टू द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द वैल्यू ऑफ मनी इन अ कंट्री। एक कंट्री का जो वैल्यू ऑफ मनी है उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे सो दैट जो आइडेंटिकल गुड्स है, गुड्स का जो कॉस्ट है या जो आइडेंटिकल अमाउंट है इन अ पर्टिकुलर करेंसी, वो लाइक इट कैन बी कंपेरेबल अक्रॉस ऑल कंट्रीज। ओके, सो पर कैपिटा इनकम मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म से ही मेजर करना चाहिए ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कंपेयर कर पाए विद डिफरेंट कंट्रीज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिकल अप्रोच। ये डिफरेंट लाइक वी आर गोइंग ऑन टू आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। ओके, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। सो पहला है क्लासिकल अप्रोच। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स इट कवर्स अ सेंचुरी एंड अ हाफ ऑफ द इकोनॉमिक्स टीचिंग. Adam Smith wrote a classic book entitled An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. ये बुक एडम स्मिथ ने लिखे थे in 1776. ठीक है। The origin of classical theory starts with the work of David Ricardo. Ricardo
रिकार्डो, जेएस मिल, सेज लॉ हम कहते हैं, एंड फाइनली एंड्स विद द वर्क ऑफ पीगू। ओके, याद रखना क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ ही सकता है कौन सा इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड है विद क्लासिकल अप्रोच एंड ऑल। ओके, एंड ईयर्स अब देख लीजिए, ठीक है। सो this is around 17 and 18s, here also something like that, and this one is Pigou 1877 to 1959, ठीक है। The classical economists assumed full employment, उन्होंने assume किए थे full employment, fine, or it was actually a normal feature in the economy, and according to the classicalists, in laissez-faire economy, market forces operated in the economy which look after full employment and consequently kept the aggregate output at the level producible under the conditions of full employment. In classical economic theory, full employment was a rule in the long period. तो क्लासिकल का बेसिक कंडीशन था फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो देयर इज काइंड ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन इन द लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट, लेबर इज होमोजीनियस और क्वांटिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो गिवन, वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, और मनी वेज एंड रियल वेज वो लोग रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड एंड प्रोपोर्शनल है, perfect information है to all the market participants, and kind of all the units produced are sold in the market. So what are the conditions for smooth functioning of the economy as a whole? So there is full wage rate flexibility, which means that the wage rates will automatically correct any diversion from full employment level of output. तो wage rate flexible है क्योंकि वेज रेट ऑटोमेटिकली कोई डाइवर्शन हो या डिसइक्विलिब्रियम हो, वेज रेट विल ऑटोमेटिकली करेक्ट एनी डाइवर्शन फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट से अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाए या ज्यादा हो जाए, सो इट विल adjust. Next है prices are fully flexible, so prices will also adjust and equate aggregate demand and aggregate supply to attain the equilibrium level. और next है continuous existence of full employment level be ensured by the fact that supply will create its own demand. Okay, this is a very important line. Once the commodity has been produced, there will be someone to buy it, and this law is popularly known as Say's law of market. ठीक है, तो assumptions तो मैंने पहले ही कहा है, परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट, लेबर होमोजीनस है, क्वांटिटी ऑफ मनी गिवन है, वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, मनी वेज एंड रियल वेज आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड प्रोपोर्शनल, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, और ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड इन द मार्केट। और जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है, ये एक Say's law of market is actually an economic principle of classical economics, which was named after French businessman and economist Jean-Baptiste Say, ये है year उनका, who stated that supply creates its own demand, hence according to Say's law, and excess supply in the economy cannot exist, excess supply नहीं होता है, and thus aggregate demand और aggregate supply हमेशा equal होता है at full employment level, and they are always balanced. ठीक है। Okay, next है role of wage price flexibility in full employment. So flexibility of wages and prices, ये तो एक assumption है, ये बहुत ही important role play करता है to ensure full employment level जो economy में maintained होता है, और wage rate could be considered as the price of labor. We know that it is the price of labor, that is price at which the labor is demanded and supplied. आप normal demand supply में normal price लेते हैं, तो अगर labor demand और labor supply आप लोगे तो wage rate is considered as the price of labor, right? So wage rate of labor depends upon the marginal productivity of labor, you know that, MPL, right? So there exists a positive relationship between labor supply and wage rate. ठीक है, वेज रेट ज्यादा होगा, आप जानते हैं सप्लाई और प्राइस का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। सिमिलरली राइज इन वेज रेट, लेबर सप्लाई आल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा। ओके, and on the other hand there exists a negative and inverse relationship between labor demand and wage rate. So increase in wage rate leads to a fall in the demand for labor and vice versa. In case of excess supply of labor, the adjustment process will work as follows. Due to unemployment, जब excess supply होता है, मतलब unemployment, supply of labor ज़्यादा है, the competition among the household will increase the supply, increase to supply more labor, and this competition will end up reducing the wage rate. Okay,
सो डिक्रीज इन वेज जब होगा इट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर. जब वेज डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा एंड डिक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर. और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा टिल द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है या अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है. तो ये बेसिकली डिमांड सप्लाई जो मैकेनिज्म है. Okay, so like for example, if there is excess supply, what happens? The price falls until and unless it reaches the equilibrium. Similarly, जब excess supply होता है तो क्या होगा? It will end up reducing the wage rate. Okay, unless and until the gap between the demand and supply is filled up. Okay. On the other hand, if the wage rate is lower than the equilibrium wage rate, this will create the situation of excess demand, and excess demand for labor increase the competition among the employers to hire labor, and this competition will lead to increased wage rate. As this increased wage rate, labor supply will increase and labor demand will fall till the gap between the demand and supply exists. So this way wage rate flexibility leads to the operation of full employment in the economy. So I think so this is clear. This is just normal demand supply concept. Okay, equilibrium ये wage rate है, तो जब equilibrium से ऊपर होगा तो तब excess supply होगा, then there will be a downward tendency. मतलब wage rate fall करेगा to reach the equilibrium, and similarly for demand wage rate increase होगा जब excess demand होगा. ठीक है? So I hope this is clear. Next we have Pigu's theory of employment. So, Pigu's theory of employment, according to Professor Pigu's theory, unemployment exists in the economy due to demand fluctuations which are continuous in nature, and this nature of demand fluctuations prevent wage price mechanism to adjust automatically to ensure equilibrium. तो unemployment, demand fluctuations ये तो रहेगा ही. तो Pigu justify करते हैं the presence of frictional unemployment. Okay, so what is this? When people are changing or switching jobs change कर रहे हैं, switch कर रहे हैं एक job से दूसरा job, but according to him, involuntary unemployment could not be sustained for long. Like if people are unemployed, then wage rate will fall until all those who are seeking employment are actually employed. ठीक है? Okay. So involuntary unemployment long term नहीं sustain करेगा, क्योंकि जब तक लोग employment मतलब unemployed रहेगा, wage rate fall करेगा unless and until equilibrium is ensured, right? So involuntary unemployment which may exist at times of depression में involuntary unemployment होता है, and is due to the fact that wage rate है वो are kept too high by the government or labor union. ठीक है? Hence, to correct this situation, he advocates general cut in wage rate, as this would increase employment in the time of depression. Depression के time में अगर wage rate थोड़ा cut किया जाए तो लोग employed होंगे, and it would increase employment in the time of depression. So according to Pigu, perfectly elastic या flexible wage rate policy, जो flexible wage rate जो policy है वो मिनिमम फ्लक्चुएशंस इंश्योर करेगा वेज रेट में और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को इंश्योर करेगा. तो ये पीगूस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है? नेक्स्ट है केन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थियोरी. तो केन्स ने क्लासिकल थियोरी को क्रिटिसाइज किया है. किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया है? पहला पॉइंट देखिए, क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कंपोज्ड theory of different views of different economists. बहुत सारे economics का बहुत सारे views है. So Keynes rejected many theories. बहुत सारे theories ही rejected हुए हैं by Keynes. Say's law is applied in short run. That is short run theory, and long run is not defined in the theory, which is a critical aspect. Say सिर्फ short run के बारे में कहाँ है. So according to Keynes, full employment level is only a special case and not the general phenomenon of the economy.
नेक्स्ट केन्स ने कहा है कि सेज लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ पिगूज थियोरी ऑफ जनरल कट इन द वेज रेट टू एंश्योर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डिप्रेशन, इसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है. सो क्लासिकल थियोरी सेज दैट व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एंड पुट टू सेल देयर विल बी सफिशिएंट डिमांड टू कर्ब द एंटायर प्रोड्यूस, बट that may not be the case. ये नहीं हो सकता है, मतलब supply creates an own demand, ये जो बात है ये हमेशा नहीं हो सकता है. It is definitely correct that supply creates its own demand, but it may not be the entire volume of output. ठीक है. नेक्स्ट है इनकम अर्नड बाय डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम अर्नड होते हैं मे बी स्पेंट डिफरेंटली. ठीक है. We cannot completely rule out the possibility of savings which is not invested in the economy. कुछ अमाउंट सेव्ड होते हैं जो इन्वेस्टमेंट में नहीं होते हैं, जो इन्वेस्टेड नहीं होते हैं, I mean. And next is the part of the income which is saved do not generate demand by that fraction. As a result, there is shortage of demand and producers will not be able to sell their entire production. So this will lead to fall in profit, fall in production income, and ultimately leads to fall in employment and rise in unemployment. So ये सब points Keynes ने दिए थे, criticize किए थे classical economist और classical theory को. ठीक है. So next है Keynesian approach. तो Keynesian approach basically it was introduced during like जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके ऊपर बेस करके केन्स ने एक बुक लिखा था, एक फेमस बुक जिसका नाम था जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन दिया गया है क्योंकि क्यों ग्रेट डिप्रेशन हुआ है. उन्होंने कहा है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑकर करते हैं जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और ये सिचुएशन हम टर्म करते हैं एज इफेक्टिव डिमांड, जो केन्स ने कहा है. ठीक है. तो केन्स ट्राइज टू prove that the economy to be in equilibrium level of effective demand should be equal to the level of national income and the level of employment level depend करेगा on effective demand. ठीक है. तो effective demand मतलब aggregate demand is equal to aggregate supply. तो ये aggregate demand क्या है? Consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure or net export. Okay, so this is aggregate demand and it is positively related to national income, which means that national income अगर increase होगा तो it will lead to an increase in the aggregate demand. और aggregate supply, it means the total flow of goods and services which are available in the economy. तो and when a producer employs labor, he incurs a cost in the form of wage he pays. Output जब produced होते हैं by like if the output is produced by the employed worker is worth more than the cost, then it is meaningful to employ more workers and produce more. Hence aggregate supply is defined as the total amount of money which all producers must expect to receive. So two sector economy में aggregate supply is the sum of the two factors, that is consumption, that is C, and the part being saved. So there exists a positive and direct relationship between the level of employment in the economy and aggregate supply. Okay, और ये है equilibrium full level. So this line is aggregate demand, that is this line is aggregate demand. So Keynes argued that equilibrium in an economy exists at a point, as we said. तो इस डायग्राम में देखिए, yes, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाई एक्सिस में मेजर किए गए हैं और नेशनल इनकम मेजर किए गए हैं एक्स एक्सिस में. तो केन्स के अनुसार इक्विलिब्रियम उस पॉइंट में होगा जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, which represents the effective demand or full employment level. Okay, so Keynes also state that the level may not be at full employment of output and may lead to inflationary or deflationary gap. So what are they basically? तो देखिए इसको हम कह रहे हैं inflationary gap. Okay, so like in the given diagram देखिए full employment level of equilibrium E1 पर है. ठीक है, with an income level of say Y star, ये Y star है. Now suppose the government increase its expenditure, government उसका expenditure increase कर रहा है, तो government expenditure जब increase हो रहा है तो aggregate demand curve will shift from AD to AD1. तो aggregate demand curve shift हो रहा है, देखिए ये del G है. Fine. So as the economy is already working at full employment level and the national income cannot be increased and this will result in inflation. Okay.
क्योंकि इकोनॉमी ऑपरेट कर रहा है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओके, एंड दिस विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ मतलब आई मीन टू से व्हाट टू से दिस विल इन्फ्लेशन, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हो रहा है दैट इज इक्वल टू दिस वन, मतलब दिस गैप इज नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जब एग्जीड करता है, exceeds the desirable level by the amount equal to inflationary gap, as actually output cannot be increased beyond the full employment level. So the amount by which actual aggregate demand exceeds the level of national income at full employment level is termed as inflationary gap, ठीक है। और deflationary gap is just the opposite. So deflationary gap it plays an important role in the theory of income and employment. So unemployment depression तो capitalist economy में होता ही है, and they are caused by the deficiency in demand. So deflationary gap is represented by this portion. So देखिए इस डायग्राम में देखिए तो सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक फॉल हुआ है, देयर इज अ फॉल इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए डिमांड कर्व इट शिफ्ट्स डाउनवर्ड, तो पॉइंट E1 जो है वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन एट विच इज बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे है, तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। So it creates a problem of deficient demand which is generated when there is a saving gap at the full employment level and investment is not sufficient to fill this gap. So इस type of situation में like the actual aggregate demand is less and than what is desirable at full employment level, and hence deflationary represents the gap between the actual aggregate demand and what is required to attain the. Thank you for watching the video. I hope this helps in your revision process. So keep watching, keep learning, and stay tuned for more videos.